सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे बड़ा स्वागत आज हमारे स्पेशल गेस्ट, या हम कह सकते हैं सक्सेस फुल कैंडिडेट, और खासकर नाबार्ड के इस एग्जामिनेशन को उन्होंने क्रैक किया है एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो हमें फॉलो करते हैं, और बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का ये एक सपना होता है, हम इसको एक बहुत बड़े सपने की तरह तरह देखते हैं, नाबार्ड का एग्जामिनेशन। डेफिनेटली, क्योंकि नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो देवव्रत घोसाल ने इसको क्लियर किया है। और आप सभी को मैं थोड़ा सा बताता चलूं दोस्तों, इस बार दो वैकेंसी थी नाबार्ड ग्रेड ए में एग्रीकल्चर स्ट्रीम में। और अगर उसमें थोड़ा सा कंपटीशन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कंपटीशन अगर किसी स्ट्रीम में था तो वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ही था। दो वैकेंसीज के अगेंस्ट 4,000 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि कैसे ये ऐसी जर्नी को भी क्लियर किया जा सकता है और आपको मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देवव्रत, आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करने में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर। अभी अभी तो मतलब काफी अभी। टाइम हो गया। हम्म। हाँ हाँ सर। अच्छा लग रहा है। अभी तो काफी टाइम हो गया, रिजल्ट आए हुए, अब तो मेडिकल हाँ भी हो सर। गया होगा आपका तो। हाँ सर। पूरे टाइम में मतलब, अच्छा सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। जर्नी सर, मतलब मेरा थ्रू एग्रीकल्चर का या हाँ, मतलब मतलब नबार्ड की जर्नी। स्कूल स्कूल के बाद, स्कूलिंग के बाद आपने क्या हाँ सर, किया? स्कूलिंग सर मेरी तो वेस्ट बंगाल में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ सर। तो वहीं से मेरी 10th 12th हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से सर, जो। और उसके बाद मास्टर्स और पीएचडी मैंने आईआरआई से किया है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स डिवीजन से। तो पीएचडी के दौरान ही मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जब मैं करीब सेकेंड ईयर में था, तब से ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया था नोबार्ड के लिए प्रिपेयर करने से। कि सो ये तो आपकी काफी, मतलब अगर हम कहें तो मेरिटोरियस जर्नी रही। यस सर। ग्रेजुएशन के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन आई आ रही दिल्ली से, और फिर पीएचडी भी आई आ रही दिल्ली से। यस सर। तो ये कैसे था? पहले से ही सपना था कि मतलब अच्छी जगह करना है, हाँ या सर, फिर? जब मतलब यूजी में थे तभी ऐसा, मतलब क्योंकि हमारे सीनियर्स जब जेआरएफ एग्जाम क्रैक करके आते हैं, तो उनको देख हम्म। के मोटिवेशन आता है कि हमें भी कुछ करना है अच्छी करना जगह है। पे, मास्टर्स पीएचडी करना है, ताकि और अच्छा चीज़ है, मतलब और एक्सप्लोर कर पाए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए और अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इसलिए थर्ड ईयर से ही हम जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था हमने। उसके बाद फोर्थ ईयर में दिया तो मिल गया आईआरआई, तो फिर यहाँ पे आ गए। वो सपना होता है ना कि अगर हाँ पोस्ट सर, ग्रेजुएशन करना ड्रीम है तो तो दिल्ली जाना है। हाँ, जब हमारे एकदम एडजेसेंट सीनियर्स का होता है तब तो मतलब ऐसा बहुत लगता ज्यादा। है कि यार करना है, कुछ भी करके जाना ही है वहाँ पे। हाँ, और वो प्रिपरेशन का ना अलग ही मतलब, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सब कैंपसेस भी बन गए हैं आईआरआई के। हाँ, अभी तो कुछ हब्स बने, सब कैंपसेस बने। हमारे टाइम पे भी केवल आईआरआई दिल्ली होता था, और वो एक बड़ा सपना होता था। हाँ सर, एकदम। तो आपका वो सपना भी पूरा हुआ। तो नाबार्ड कब आपने डिसाइड किया कि नाबार्ड करना है? नाबार्ड सर, मीन्स बीइंग एन एग्रीकल्चरल स्टूडेंट फॉर लास्ट 10 years, मीन्स नाबार्ड के बारे में पता तो होता ही है, यूजी से ही हम्म। पता था। पर मतलब ऐसे लोग मतलब एक बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना कि नाबार्ड करना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, तो वो मतलब उतना हम करेज नहीं जुटा पाते थे पहले कि यस उसके लिए पढ़ना है। आईबीपीएस एएफओ के लिए तो लोग मोस्ट कॉमनली पढ़ते ही हैं, पर नाबार्ड का उतना करेज जुटा पाना। उसके बाद जब पीएचडी में आया, एक्चुअली मास्टर्स में भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। जब पीएचडी में आया तब मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस वगैरह देखा, तब मुझे लगा यार कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं। और मैंने कुछ 8 9 महीने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया था पीएचडी में आके, तो वो हम्म। मुझे हेल्प किया था नबार्ड। मतलब वो एक और पुश मिला था उससे मुझे कि नबार्ड कर सकते हैं, अगर मैं डेडिकेटेडली पढूं और सब चीज़ मतलब ध्यान ध्यान में रख के सही से करूँ तो मैं कर सकता हूँ। वही। हम्म। खासकर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी बहुत हेल्प हाँ, हुई होगी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और वो भी हेल्प मिला था मुझे, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। और जो आपका जो पेपर 3 है यूपीएससी का, थर्ड पेपर जो हाँ, है, उससे काफ़ी काफ़ी सिमिलर रहता है, जो सिमिलर। एआरडीएसआई वाला पार्ट है, तो इसलिए। और वो एक फ्रेमिंग की भी, आंसर इसकी आंसर राइटिंग स्किल्स की जो हम बात करते हैं ना, वो भी हाँ एक थोड़ा हाँ, सा वो समझ आ एक जाता हाँ। है। हाँ, वो भी के इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज लिखना, कंक्लूजन ऐसा करके जो बॉडी बनाना, वो पूरा हम्म। समझ में आ जाता है कैसा समझ होता आ जाता है। कई बार कैसा होता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो करते हैं, बट बहुत अगर गाइडेंस नहीं होती ना, तो वो
आंसर लिखना तो शुरू करते हैं, बट वो कब धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाता है, वो डेविएट हो जाता है बेसिकली हाँ सर। क्वेश्चन से, तो वो हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं। हाँ खैर, तो ये प्रिपरेशन आपकी तब से ही शुरू, मतलब आपने तब से ध्यान रखा होगा इसको। तो इसकी खासकर ये डिसाइड कैसे किया कि जर्नलिस्ट में देना है कि एग्रीकल्चर में देना है, और वो भी इस बार जब वैकेंसीज रिलेटिवली कम थी ओवरऑल, और फिर जनरल में भी कम थी, इसमें भी कम ही थी, तो ये कैसे डिसाइड किया कि यही करना है? सर एक्चुअली मैंने प्रिपेयर करना 2000 लास्ट ईयर ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, जनरल स्ट्रीम में दिया था। मेरा हम्म। मेंस 2.5 मार्क्स से रह गया था, मेंस में नहीं हुआ था पिछले साल जनरल, क्योंकि हम्म। एग्रीकल्चर वैकेंसी नहीं आई थी। और इस बार एग्रीकल्चर में मैंने दिया था क्योंकि एग्रीकल्चर में रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, और एग्रीकल्चर पे मेरा कमांड मतलब कमांड ठीक ठाक ही है। जो भी एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स वगैरह है, मुझे लगा एग्रीकल्चर पे देखते हैं एक बार। पिछली बार कॉन्फिडेंस आता है ना, जनरल। एग्रीकल्चर तो हाँ मेरा सब्जेक्ट है। हाँ एग्री, हाँ वो भी है कि हाँ मैंने 10 साल से मैं हूँ इस फील्ड पे, तो हम्म। अपने ही फील्ड पे क्यों ना दूं, जनरल में क्यों। हाँ। वो भी एक आता है। तो लास्ट टाइम जब आपका नहीं हुआ था 2.5 मार्क्स से, तो ये मेंस नहीं हुआ था या इंटरव्यू के बाद नहीं नहीं, हुआ था? मेंस मेंस क्वालिफाई नहीं किया था मैंने पिछले मेंस साल। का क्वालिफाई नहीं 2.5 किया? में। तो आपने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम था हाँ नाबार्ड? लास्ट। हाँ लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम था, तो 2022 में जब मैंने दिया था, पर प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, 2023 में मैंने प्रिपेयर करके पूरा दिया था, पर मेंस में रह गया। तो तब क्या लगा कि मतलब ये नाबार्ड, जो वो आपने कहा ना कि ऐसा बनाया रहता कि नाबार्ड तो यहाँ हाँ पे है, वही मतलब फिर दो कैसा हजार लगा? बाईस में जब मैंने दिया तब मेरा प्री में नहीं हुआ था, कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर नॉलेज में रह गया था प्री में उस टाइम। हम्म। तो पर मैंने देखा बाकी सारा तो क्लियर हो गया मेरा। सही था। इतना भी कोई टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बिना प्रिपेयर के दिया था उसको। मुझे लगा कि अगर प्रिपेयर करके मैं दूं, 2 महीना 3 महीने पढ़ के दूं, तो हो भी जाएगा। हो जाएगा। तो 2023 में प्री क्लियर हो गया, पर मेंस में शायद कुछ लैकुना रह गया होगा, तो इसलिए मेंस में नहीं हुआ, जो मैंने उसको इम्प्रूव किया 2024 में फिर। तो फिर मतलब कन्विक्शन था 2023 के बाद कि इस बार तो होगा? हाँ 2023 में जब मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं हुआ होगा, पर जब मार्क्स हम्म। आ गए, जब मुझे पता चला कि 2.5 मार्क्स से नहीं हुआ है, और जो ESI RD वाला पार्ट है उसमें मेरा आउट ऑफ 50 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव हाँ। में? हाँ इंग्लिश में मेरा रह गया था, इंग्लिश में क्योंकि ओ। मैंने वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं कर पाया था 23 वाले में, ओके। तो इंग्लिश ओके। में रह गया था। तो मुझे लगा कि वर्ड लिमिट कंप्लीट करना एक मेजर पॉइंट है। हम्म। इंग्लिश वाला जो पार्ट है, ऐसे प्रेसी और लेटर राइटिंग में, वहाँ पे वर्ड लिमिट एक मेजर रोल प्ले करता है आपके लिए। कंटेंट तो है ही, कंटेंट के साथ साथ वर्ड लिमिट एक मेजर रोल प्ले करता है। तो मुझे लगा कि जो मतलब जो अपने सब्जेक्ट का जो पेपर है वो तो मैं कर ही लूंगा, और इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसमें मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो वर्ड लिमिट कंप्लीट करने में मैंने जोर दिया। तो इसलिए मैंने इस बार, मेरा मेन फोकस वही था इंग्लिश में, कि वर्ड लिमिट में पहले कंप्लीट करूँ। इस बार तो आपने मतलब 2023 के बाद से सबसे पहले फोकस उसी को किया होगा। हाँ उस समय रेगुलरली प्रैक्टिस करता था, ऐसे राइटिंग टाइपिंग प्रैक्टिस और जो भी होता है मैं करता था। ओके। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन की आपने, इसके लिए नाबार्ड के लिए? क्योंकि प्रीलिम्स तब के तो लिए। नोटिफिकेशन भी नहीं आता, तो ये भी बहुत क्लियर होगा नहीं कि हाँ एग्रीकल्चर से ही देना क्योंकि है तो। जैसे इस बार अगर 2024 की बात की जाए, तो मैंने कुछ मई जून से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि अप्रैल हम्म। में मार्क्स आए थे, विच पिछले साल हम्म। का अप्रैल या मई में आए थे। उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने देखा कि 2.5 मार्क्स से नहीं हुआ। मेरा भी थोड़ा सा होप लूज किया था मैंने कि शायद हम्म। बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हुआ होगा, शायद इस बार भी प्रिपेयर करके क्या फ़ायदा, ऐसा मुझे लगा था। पर जब आए मार्क्स, उसके बाद से मैंने फिर स्टार्ट किया कि नहीं, इस बार करते हैं। हाँ, तो देवव्रत आपने प्रीलिम्स कैसे टारगेट किया? क्योंकि प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट्स हैं, और हाँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को काफी इस मॉडल लगता है, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। हाँ सर, प्रीलिम्स का वो एक है कि 8 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है साथों साथ, और ESI RD और GA जो आपका मेरिट सेक्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में मार्क्स आए, और अगर आप डिसीजन मेकिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर नॉलेज में अगर मतलब 0.25 मार्क्स से भी अगर छूट जाए, तो फिर हम्म। कोई वो सारा का प्रिपरेशन आपका धरा का धरा रह जाता है। तो इसलिए मतलब आठों के 8 सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना मेरे ख्याल से वो सही रहता है। मैंने जैसे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए जो कॉमन बुक्स हैं, वो मैं पढ़ता था, उससे प्रैक्टिस करता था। यूट्यूब से जो मतलब डिफरेंट टीचर्स के जो क्लासेस रहते हैं मैथ्स के रीजनिंग के, वो मैं फॉलो करता था। और जैसे कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो ARD में कुछ कुछ दिक्कत नहीं अच्छा। हुआ था, जो हमारे कॉमन बुक्स हैं वही मैं पढ़ता था। और ESI के लिए, जो जैसे मैंने बताया कि मैंने UPSC के लिए प्रिपेयर किया था, तो हाँ। वो इकोनॉमिक्स का और सोशल इश्यूज के मेरे पास नोट्स थे जो मैंने कलेक्ट किए थे ऑनलाइन, तो उससे मुझे हेल्प हुआ था।
और कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग का भी ऑनलाइन कोचिंग मटेरियल्स मैंने ऐसे मतलब कलेक्ट किया। तो उससे मैंने प्रिपेयर किया सर प्रीलिम्स के तो लिए। ये जो प्रीलिम्स का था, खासकर जीए ईएसआई डिसीजन मेकिंग, ये आपने मटेरियल से हेल्प किया, मतलब हाँ सर। मटेरियल से हेल्प ली बेसिकली। हाँ और और करंट क्वांट्स अफेयर्स। इंग्लिश भी आपने यूट्यूब से कंप्लीट किया। हाँ एग्रीकल्चर करंट। तो अपना सब्जेक्ट था, वो कॉन्फिडेंस। हाँ एआरडी तो अपना ही सब्जेक्ट है तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लाइफ स्टॉक और फिश स्टडीज़ का तो कुछ कुछ कोचिंग मटेरियल्स थे तो कुछ कुछ हम्म। ऑनलाइन देखे थे वहाँ से हो गया था। वो तो काफी, मतलब एक तो डाइवर्सिटी सी है नाबार्ड की प्रीलिम्स हाँ एग्जामिनेशन में। हाँ, पूरा आपका एकदम डिसीजन मेकिंग भी ऐड हो गया अभी तो 2-3 साल से तो हाँ। भी एक पार्ट है। तो जब आप ये प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या आपने अपने उसको टाइम डे को डिवाइड किया था सभी सब्जेक्ट के लिए, या तब कैसे सोचते थे कि हाँ मैं बेस्ट मतलब इसमें? ऐसे एक ही दिन में 3-4 सब्जेक्ट करने की कोशिश करता था कि सुबह से लंच तक 2 सब्जेक्ट कर लूँ, लंच के बाद पोस्ट लंच 2 कर लूँ, और फिर मतलब सोने से पहले थोड़ा करंट अफेयर्स देख लूँ। और ऐसे जब वीकेंड्स आता था तो उसमें वीकेंड्स पे मेनली मैं ईएसआई और एआरडी का ही पढ़ता था, और जो जनरल जो करंट अफेयर्स होते हैं जैसे हम्म। विकिपीडिया से मैंने हेल्प लिया है, और भी जो ऑनलाइन जो भी मतलब फ्रीली अवेलेबल जो मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ से मैंने हेल्प लिया था। पीआईबी के जो यूट्यूब क्लासेस होते हैं वहाँ से हेल्प लिया था। जैसे बीपीडिया भी है ना, या फिर जनरल अवेयरनेस के रिसोर्सेज होते हैं, हम्म तो उसमें क्योंकि पहले मतलब आरबीआई या फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज होती है, हम्म। तो वो आपको बोरिंग सी नहीं लगती थी, या उसमें इंटरेस्ट आ जाता था, या कैसे उसमें इंटरेस्ट मेंटेन किया अपना? नहीं वो मतलब आप जब पहले मंथ का पढ़ेंगे ना तब आपको ऐसे बोरिंग लगेगा, पर आप जैसे 2-3 मंथ हाँ। पढ़ लेंगे जब आदत हो जाएगी, न्यूज़पेपर जैसा ही है सर वो। हाँ। न्यूज़पेपर आप जब पहले पहले पढ़ते हैं तब आपको बोरिंग लगता है, मन नहीं एग्जैक्टली। करता, 2-3 महीने जब आप एग्जैक्टली। स्टार्ट कर देंगे, 2-3 महीने से बाद आपको आदत लग जाएगी तो लगेगा कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कहने का मतलब है कि बस स्टार्ट करने की देर है। स्टार्ट, हाँ हर चीज में स्टार्ट करने ऐसा की होता है देर कि है। स्टार्ट करने की देरी है। आप स्टार्ट कर दें एक बार, उसके बाद आदत लग जाएगी तो आप पढ़ ही लेंगे उसका। कर ही उसके लेंगे। 20 पेज 100 पेज जो भी है, आप उस हिसाब से टाइम को सेग्रीगेट करके आप उसको कर ही सकते हैं। हम्म। और ईएसआई भी क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था पहले, तो ईएसआई पार्ट वहाँ से मेजरली वहीं से मुझे मतलब मिला था ये ईएसआई वाला जो हम्म। पार्ट हम्म। इकोनॉमिक्स। और फिर अच्छा, जब इस बार प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया, क्योंकि ईएसआई तो डिफिकल्ट था। हाँ सर ईएसआई डिफिकल्ट था और जीए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था इस बार। हाँ, मतलब वो ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये आया कहाँ से? हाँ जीए थोड़ा सा मतलब उन्होंने 2023 से पूछ लिया था, 2023 के नवंबर से भी क्वेश्चन था, मैंने ऐसा देखा। हाँ। हाँ। और वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट बेस्ड पूरा ऐसा लगता है कि वो एग्जामिनेशन बनाता है। फिर वो डिफिकल्ट तो था ही, हाँ जीए सर। और ईएसआई। तो जब एग्जाम देने के बाद आए, तो तब क्या लग रहा था कि हाँ सर हो जाएगा, एग्जाम देने के क्लियर कर? बाद बाकी तो मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि बाकी सारे टॉपिक्स में हो जाएंगे, जीए में मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो हम्म। जीए का मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा, तो जीए में थोड़ा डाउट था, बाकी तो मैंने सही से किया था, इतना मुझे हम्म। पता था। तो मतलब रिजल्ट आने से पहले आप हाँ रिजल्ट आने के प्रिपरेशन, पहले थोड़ा सा डाउट था, पर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डाउट मैंने था? मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, प्रैक्टिस करना, ओके। आंसर राइटिंग करना, पर उतना मतलब मतलब पूरा पूरा टाइम नहीं दे पा टाइम से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा डाउट था कि अगर जीए में नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसा। पर लकीली हो गया, जीए में थोड़ा डाउट था, बाकी तो सही था। तो फिर जब रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का, जब क्लियर हो गया था कि अब तो आप मेंस के लिए करना है, तो हाँ तब कुछ प्रिपरेशन कैसे अलग हाँ। की, या फिर वही जो चल रही थी नहीं सर मेंस के वो लिए? जो मतलब मैं प्रैक्टिस तो रेगुलर करता था, अब जब भी हम्म। रिजल्ट आ गया प्री का उसके बाद से मैंने मतलब पूरा एकदम लग गया था डेडिकेटेडली कि अभी किसी भी तरह पढ़ना है और करना है। और जो हम्म। एग्रीकल्चर का मेरा सब्जेक्ट था वो मैं खुद ही क्वेश्चन बना के उसका 15 मार्क्स का टू क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बना के मैं उसका प्रैक्टिस करता था प्रिपरेशन टाइप। का। तो वो उसके लिए क्या सिलेबस पूरा फॉलो किया आपने एग्रीकल्चर का? क्योंकि हाँ एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर का उन्होंने जो पूरा का जो पूरा सिलेबस, ग्रेजुएशन दिया है। हाँ हाँ यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है वही नाबार्ड का भी एग्रीकल्चर का सेम सिलेबस रहता है, हम्म। जो हम यूजी में पढ़ते हैं मोस्टली, तो वो पूरा मैंने उसका पढ़ के जो भी हॉर्टिकल्चर से लेके एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पूरा मैंने उसमें से जो मेजर मेजर पॉइंट्स है, क्योंकि नाबार्ड यूजुअली बहुत ज़्यादा डीप में मेंस में नहीं पूछता है, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है मेनली, तो उसमें हम्म। मतलब जो मेजर मेजर चीज़ है जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर हो गया,
या फिर इकोनॉमिक्स से, मार्केटिंग वगैरह से पूछते हम्म। हैं। तो हाँ। उस चीज़ों पे मैंने मेजर फोकस रखा था। ऐसे करके मैंने। पेपर तो जनरल आया था, बहुत ऐसा कंसेप्चुअल हाँ तो था पेपर नहीं। मतलब हाँ, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था उसमें तो जनरल क्वेश्चन ही आए थे, एक्सटेंशन से आया था केवीके और एग्रीकल्चर सिनेरियो ऑफ इंडिया, सर इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ओके, तो उसके बाद क्या लगा, मतलब जब मेंस दिया, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हम कह सकते हैं बट वो भी ठीक ही था, वो भी कोई बहुत हाँ आउट ऑफ द बॉक्स तो था नहीं, नहीं। बहुत हाँ, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, थोड़ा सा फिजियोलॉजी जेनेटिक्स वगैरह से क्वेश्चन थे इस बार। हम्म। हाँ, पर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट तो मेरा सही हुआ। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्ट का है एग्रीकल्चर, दोनों ही सही हुआ था। जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा सा डिलेमा में था, तो छोड़ दिए थे, हाँ। कुछ छोड़े थे, पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था। और जो किया था मैंने पूरा एक्यूरेसी के साथ ही किया। तब कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हो जाएगा मेंस? हाँ, इस बार मेंस मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ इतना मुझे पता था। क्लियर था। अभी मैं मेंस दे के आया, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ इतना मैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट थे। हाँ। और फिर जब इंटरव्यू के लिए आ गया था सिलेक्शन, मतलब मेंस का रिजल्ट आ गया था फिर? हाँ तब तो अच्छा लगा था कि अभी जा रहे फाइनल इंटरव्यू के लिए तो कॉल आया। फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा ना कि इस बार तो काफी है उम्मीद। तो फिर उसके बाद हाँ इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया? इंटरव्यू के लिए सर, इंटरव्यू के लिए मैंने आई एग्जाम बी का कोर्स परचेस किया था। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मैंने मॉक टेस्ट हम्म। किया था। और उसके अलावा सीनियर्स से कंसल्ट किया था कि सीनियर्स ने जो जो चीज़ें बोली थी कि नाबार्ड को वेबसाइट अच्छे से पढ़ लो, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो अच्छे से देखो, अभी हम्म। जो ग्रामीण भारत महोत्सव हो रहा था उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ो, तो ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें उससे पढ़ो। और नाबार्ड के वेबसाइट में मेनली जो पीएलपी ऑफ नाबार्ड, स्टेट फोकस पेपर ऑफ नाबार्ड, डिफरेंट हाँ। डिपार्टमेंट्स ऑफ नाबार्ड, ये सब से मुझे क्वेश्चन भी पूछा गया है इंटरव्यू में। तो ये सब चीज़ें पढ़ के काफ़ी मदद हुआ है। और जो एग्जाम भी का मैंने मॉक टेस्ट दिया था उससे भी काफ़ी हेल्प हुआ है। जो जो रिव्यूज़ मिले उससे कि कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या बेटर करना है उससे। आपका यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू हुआ था वो उसके पैनल में कौन थे? कपिला सर थे सर, और अच्छा, दिनेश आप, फोगाट। हाँ और आप थे। ओके ओके। हम्म। कपिला सर तो काफी अच्छे इंसाइट देते हाँ वो क्रिटिकल रिव्यू देते हैं, मतलब एक बार तो डर लगने लगा कि यार हैं। मैं मतलब मेरा इतना भी प्रिपरेशन नहीं है क्या, मैं क्या करूं, ऐसा लगा। पर धीरे धीरे वो मैंने इम्प्रूव किया तो कॉन्फिडेंट आया धीरे धीरे। बट इस बार काफी मतलब टाइम मिला इंटरव्यू के लिए, मेंस के हाँ रिजल्ट के टाइम बाद? टाइम तो मिला, क्योंकि 20 अक्टूबर को मेंस हो गया था और उसके बाद बहुत टाइम मिला इंटरव्यू के बहुत लिए। टाइम मिला। तो फिर इस बार जब आपका एक्चुअल हाँ इंटरव्यू हुआ तो वो कैसा हुआ, और तब कैसा लगा इंटरव्यू देने के बाद? हाँ सर, इंटरव्यू मेरा 11 फरवरी को था। हम्म तो इंटरव्यू में जस्ट मतलब मेरे को पहले ही जब मैं एंटर किया, तब पहले क्वेश्चन जो चेयरपर्सन मैम थे वो उन्होंने किया कि पहला ही क्वेश्चन ये था कि तुम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हो और रिसर्च बैकग्राउंड के हो, तो तुम्हारा मतलब तुम कौन से डिपार्टमेंट में अपने आप को सुइटेबल पाते हो नाबार्ड में। हम्म। तो फिर मेरा आंसर था कि वैसे तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आई कैन फिट माई सेल्फ इन एनी डिपार्टमेंट, बट टू बी मोर स्पेसिफिक there are 3 departments, and those are off farm development department, farm sector development department, and climate action sustainability। हम्म। ये 3 डिपार्टमेंट में मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेवेंट मानता हूँ। फिर ऐसे ही वो चेन में क्वेश्चन चलता गया कि क्लाइमेट एक्शन तुम बोल रहे हो, तुम्हारा एग्रीकल्चर केमिकल्स पे काम है, हाउ इज इट रिलेवेंट कि क्लाइमेट एक्शन पे या फिर क्लाइमेट चेंज पे तुम कैसे मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मेरा तो रिसर्च का काम एक्चुअली एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और पेस्टिसाइड पे है, हाँ। अंडर डिफरेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। तो फिर मैंने बोला कि जो भी डिफरेंट पेस्टिसाइड से ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह जो एमिट होते हैं, तो वो एक क्लाइमेट एक्शन का एस्पेक्ट हो सकता है, उस हिसाब से मैंने फिर अपना आंसर दिया। और आंसर में मैंने जो मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स, पीएलपी, स्टेट फोकस पेपर, ये सब को मैंने कोट किया, जो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और जैसे पीएलपी बोला तो पीएलपी से दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गए। हाँ, कि पीएलपी को आप कैसे इंप्रूव करोगे अगर आप नाबार्ड में एज ऑफिसर ज्वाइन करते हो। हम्म आपने बोला पीएलपी के बारे में, तो हम्म। में क्या क्या आप सजेशन दोगे, ऐसा करके फिर ऐसे ही वो चलता गया क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद लग गया था कि हाँ इंटरव्यू इस ठीक गया है। इंटरव्यू तो मेरा सारा मतलब सही हुआ था, मतलब ऐसा हम्म। कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें मुझे सॉरी बोलना पड़ा कि मुझे नहीं हाँ। आता। हाँ, सारा ही आंसर किया था। अच्छा, वो आपको लग रहा था कि यही आपके साथ हो सकता है कि वो ये पूछें कि आपने तो
पीएचडी कर रहे हैं, ये लगभग हाँ खत्म होने ही वाली थी। हाँ हाँ, वो एक तो मेरे अंदर था, पीएचडी कर रहे हैं, तब रिसर्च लाइन में क्यों नहीं जाना चाह रहे हाँ हैं। हाँ। तो पर ऐसा लकीली उन्होंने पूछा नहीं। ओके। हाँ, वो मतलब तो वो मैंने इशू आंसर नहीं है। प्रिपेयर करके गया था कि क्या उसके बाद क्या बोल सकते हैं, पर पूछा ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। ओके। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना डायलेमा यही होती है, हाँ तो सर। उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपका उसके लिए उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो यही कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और पीएचडी कर लिया, तो हम हम्म। इसको कैसे आंसर करेंगे इंटरव्यू में, क्या बोलेंगे। जनरली बच्चे कहते हैं इसको कैसे डिफेंड करेंगे, हालांकि डिफेंड करने जैसा कुछ है नहीं, बट डिफेंड करेंगे या इसको कैसे आंसर करेंगे, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हायर ग्रेजुएशन या। अ, अभी जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, आईपीएस एएफओ का प्रिपेयर करते हैं, जो हम्म कि मतलब टोटली बैंकिंग ओरिएंटेड है। पर नबार्ड क्या है कि सिर्फ बैंकिंग नहीं, डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग, ये सब में भी इन्वॉल्व है नबार्ड। तो नबार्ड में आप एज ए रिसर्चर डिफेंड करना थोड़ा आसान है, हम्म क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हम्म को आप नबार्ड में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए थोड़ा सा मतलब वो लोग स्केप्टिक रहते हैं कि ये हम्म। रिसर्च पे है, पीएचडी है तो शायद छोड़ के चला जाएगा, ऐसा कुछ तो रहता है। पर रहता है। उसको भी आप मतलब अपना एक्सपीरियंस तो गेन कर ही रहे हैं, तो उस चीज़ को बोल के कि मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है और इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, अगर ऐसे पॉजिटिवली आप डिफेंड कर पाए तो सही रहता कि और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसा आपने भी कहा कि आईपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि अभी आप देखेंगे मेजोरिटी टारगेट जो होता है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, मेजरली आईबीपीएस एएफओ को ही टारगेट करते हैं। है। हाँ, मेजरली तो सर। आपका क्या इस पे व्यू पॉइंट है। मैं ये बोलूँगा कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद सीधा उस पर लग जाने के बजाय, अगर आप मास्टर्स में या पीएचडी में एनरोल होकर फिर धीरे धीरे करें, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वेज आपके पास रहे, कि हम्म। मतलब किसी एक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हो ही जाएगा, इसका कोई गारंटी है नहीं। कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस को आपको हाथ में रख के चलना चाहिए। एक मास्टर्स में एडमिशन ले लें, फिर धीरे धीरे प्रिपेयर करें। तो ऐसा मेरे ख्याल से करना चाहिए। और कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम पीजी में एडमिशन लेंगे तो हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं। अभी आप तो साथ में ही किया सारी चीजें। हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई हो पाती है। जैसे हम आईआरए में भी हम देखते हैं, लोग 24 घंटे स्टडी रूम में सर मतलब पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। रहते हैं। बहुत स्टूडियस लोग हैं, पढ़ते रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर आईपीएस एएफओ के लिए पढ़े तो बस आईपीएस एएफओ ही है, कोई और भी हाँ एग्जाम के लिए दे एक्चुअली। सकते हैं। मतलब नबार्ड का भी प्री का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें भी आप दे सकते हैं। और जैसे स्टेट में एडीए वगैरह जो निकलता है, उसमें भी आप, क्योंकि एग्रीकल्चर तो मेंस में आना ही है आईबीपीएस होगा, एडीए का भी सेम ही सिलेबस है, तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाती है। इसलिए सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की हो सकता इसकी ये तो है, क्योंकि जितने हमारे ब्रॉड ऑप्शंस रहेंगे उतना ज्यादा हेल्प मिलती है। है। हाँ क्यों हम सिर्फ ए को टारगेट करें, आईपीएस पीओ भी करें, एसबीआई पीओ भी करें, हाँ सीमित सर। क्यों करना है। तो काफी अच्छा लगा ये सब डिस्कस करके। सो देवव्रत, फाइनल अगर कुछ आप बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो भी नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे, फाइनल सर स्पेसिफिकली यही है एग्रीकल्चर कि वाले। जब हम मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रिपेयर करते हैं, तब बीच बीच में डिप्रेशन का फेज आता है, जो कि हाँ। मतलब हर स्टूडेंट के लाइफ में वो कॉमन ही है मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हर किसी के लाइफ में वो आता है। तो उसको मतलब थोड़ा सा हैंडल करना, जैसे मैं डिप्रेशन का अगर बात करूं तो मैं मेडिटेट करता था, ओके। मेडिटेट करना, या फिर मैं जैसे क्रिकेटर्स की स्ट्रगल स्टोरीज देखना, मैं यूट्यूब में ये हम्म। देखता था, वो सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें, तो वो अपना अपना तरीका होता है कैसे वो उस डिप्रेशन के फेज से बाहर आए, कैसे सेल्फ मोटिवेशन लाए वो चीज़। और मेरे जो दोस्त हैं मेरे, वो सब मुझे बहुत मोटिवेटेड रखते हैं। स्पेशली सर, मैं जो मेरी टू बी वाइफ है, वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है इस मामले में, उन्होंने मुझे मोरल बहुत सपोर्ट दिया है, तो मैं और उनका आज तो उन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, यस सर। तो स्पेशल थैंक्स तो बनता ही है उनको। हाँ सर, वो तो स्पेशल थैंक्स तो मैंने बोल दिया उनको। हाँ ओके। तो वो भी एग्रीकल्चर से ही है। हाँ, वो भी एग्रीकल्चर से। फिर तो सही है काफी। तो हाँ जो आपने स्ट्रगल की बात की, और खासकर ये डिप्रेशन वाला फेज जब नहीं होता है तब, क्योंकि जब 2.5 से मार्क्स से मेंस नहीं हाँ, नहीं हुआ, हुआ वो तो वो। एक बहुत नाजुक कंडीशन रही होगी, हाँ सर। क्योंकि बहुत कैसे मतलब
कहाँ पे खुद को दोष दें ये भी समझ नहीं आता हाँ, है। वो भी पता नहीं, क्योंकि पहली बार मेंस दिया था, उतना कुछ एक्सपोजर था नहीं कि क्या करना चाहिए क्या। कंटेंट पे मैंने ज्यादा फोकस किया, पर वर्ड लिमिट छूट गया, तो करीब हम्म। हाँ 20-25 वर्ड लिमिट मेरा शॉर्ट था उस टाइम पे, तो ये एक मेजर लैकुना था। तो ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो देने वाले एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें वर्ड लिमिट एक मेजर रोल प्ले करता है। वर्ड लिमिट सेकंड पे आता है कंटेंट। हम्म। वर्ड लिमिट पे मेजरली फोकस करना चाहिए। करना चाहिए। और जो सब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें वर्ड लिमिट उतना मैटर नहीं करता, उसमें उतना मैटर नहीं क्वांटिटी करता। मेन हाँ। है, मेन है। क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट आप कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे इतना बहुत ज्यादा है। टाइम में, पॉसिबल नहीं है। पर जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसमें वर्ड लिमिट मेंटेन करना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट। है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, क्योंकि 200 वर्ड्स लेटर राइटिंग में और हाँ 120 हाँ। ऐसे राइटिंग में, और ऐसे राइटिंग में अभी कितनी हो गई है? इस बार इस कितनी थी? राइटिंग 400? में इस बार तो 500 to 520 के बीच में लिखना था। लास्ट ईयर 600 थी। लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ था, 6। लास्ट ईयर से इस बार थोड़ा सा चाहिए। हम्म। आई थिंक कि ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा देवव्रत, आपकी प्रैक्टिस करना, स्टोरी। जैसे हर अल्टरनेट डेज पे, अगर मेंस मेंस का मतलब प्री का रिजल्ट आने के बाद हर अल्टरनेट डेज पे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया है, तो प्रैक्टिस हम्म। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मतलब एक मेजर पॉइंट है जो करना ही चाहिए। डेफिनेटली, अभी तो बहुत सारा असिस्टेंस करने के लिए इतना सारा एआई भी है अब तो। हाँ हाँ, एकदम एकदम। Okay, so thank you देवव्रत फॉर थैंक शेयरिंग यू। योर स्टोरी। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके थैंक यू सर। पूरे परिवार को। काफी अच्छा लगा मैं आपसे डिस्कस करके, एंड आई होप कि जो बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं वो इससे एक मोटिवेशन ले पाएंगे और उनके करियर में, उनके जीवन में बदलाव आएगा, जो हम एकदम उम्मीद करते हैं। एकदम सर। थैंक थैंक यू यू सर। देवव्रत।